तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि टैंग वुलिन और उसके साथी नॉर्थ सी आर्मी कैंप में जाने की योजना बना रहे थे। अब आगे देखेंगे। नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प्स में शरेक एकेडमी से ग्रेजुएट कोई ना कोई जरूर रहा होगा। आखिर शरेक एकेडमी से निकलने वालों को जिंदगी की शुरुआत में ही बहुत ऊंचा प्लेटफॉर्म मिल जाता था। अगर शरेक एकेडमी का कोई ग्रेजुएट सेना में शामिल होता तो उसे कभी भी साधारण कैडेट बनाकर नहीं रखा जाता। कम से कम हमेशा के लिए तो बिल्कुल नहीं, वरना वो श्रेक एकेडमी से ग्रेजुएट होने के लायक ही नहीं होता। बस अगर अंदर कोई अपना मिल जाए तो सारी चीजें बहुत आसान हो जाती। बहाने की बात करें तो टैंगवुलिन के दिमाग में वह पहले ही तैयार था। नॉर्थ सी आर्मी कोर्प्स की स्थापना पूरे 1600 साल पहले हुई थी। टूलो कॉन्टिनेंट की फेडरेशन में यह एक बेहद पुराना और मजबूत सैन्य संगठन माना जाता था। इस आर्मी कोर्स के पास जबरदस्त नौसैनिक और हवाई युद्ध क्षमताएं थीं। इसके तीन मुख्य डिवीजन थे: नॉर्थ सी एयरफोर्स, नॉर्थ सी मरीन्स और नॉर्थ सी फ्लीट। इनमें सबसे बड़ा डिवीजन नॉर्थ सी फ्लीट था। उनके फ्री पोर्ट में 30 से भी ज्यादा युद्धपोत खड़े रहते थे। यही समुद्री सोल बीस्ट के खिलाफ पहली और सबसे मजबूत रक्षा रेखा थी। नॉर्थ सी के समुद्र में रहने वाले सोल बीस्ट पूरे डुलुओ कॉन्टिनेंट में सबसे ताकतवर माने जाते थे। इसलिए नॉर्थ सी फ्लीट की तैनाती भी बाकी सभी नौसेनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत थी। भले ही नॉर्थ सी सिटी में कोई आम बंदरगाह नहीं था, लेकिन लड़ाकू क्षमता के मामले में नॉर्थ सी फ्लीट ईस्ट सी फ्लीट से साफ तौर पर आगे थी। सिर्फ नॉर्थ सी फ्लीट में ही 12,000 से ज्यादा लड़ाके थे और उनके साथ 30,000 से ज्यादा गोताखोरी और सपोर्ट स्टाफ तैनात था। वहीं नॉर्थ सी एयरफोर्स के पास 70 से ज्यादा अलग अलग तरह के विमान थे। सिर्फ फाइटर प्लेन ही नहीं, बल्कि एक खास तेज प्रतिक्रिया बल भी था, जिसे मेका फोर्स कहा जाता था। फेडरेशन की हवाई ताकत ज्यादातर मीचा और फाइटर एयरक्राफ्ट के संयोजन पर टिकी हुई थी, जिसमें ढेर सारी तकनीकी शाखाएं शामिल थीं। आमतौर पर जमीनी सेना में लड़ाके ही मुख्य होते थे और वहां 30 से 40,000 लोग होते थे। लेकिन नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प को भारी मात्रा में सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ती थी। इसलिए पूरे आर्मी कॉर्प्स में 80,000 से भी ज्यादा लोग थे। इसी वजह से इसे मुख्य आर्मी कॉर्प्स कहा जाता था और इसी कारण इसका सैन्य रैंक समान स्तर की दूसरी सेनाओं से आधा दर्जा ऊंचा माना जाता था। जब तंग वुलिन और उसके साथी किराए की गाड़ी से उतरे तो दूर का नजारा देखकर सबके मुंह से अनायास ही सांस निकल गई। गाड़ी ने उन्हें नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प्स बेस से लगभग 1 किलोमीटर पहले उतार दिया था। उसके आगे पूरा इलाका सैन्य प्रतिबंधित क्षेत्र था। पहली नजर में ही नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प्स की विशालता ने सबको चौंका दिया। ऐसा लग रहा था मानो इसकी सीमा कहीं खत्म ही नहीं होती। दूर दूर तक कोई पक्की दीवार नजर नहीं आ रही थी। पूरे इलाके को कई दर्जन मीटर ऊंची लोहे की जाली से घेरा गया था। वह साधारण जाली नहीं थी, बल्कि हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस थी। कोई भी जीव अगर उसे छू ले तो तुरंत जबरदस्त बिजली का झटका लगता। दूर देखने पर सामने से बड़े बड़े सैन्य वाहन आते जाते दिख रहे थे। बेस के अंदर की ओर कई विमान खड़े थे और न जाने कितनी ऐसी सैन्य संरचनाएं थीं जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। वाकई शानदार है। जीशे की आंखों में चमक आ गई। अचानक मुझे लगने लगा है कि बिग ब्रदर का सोल्जर बनने का सपना बिल्कुल सही है। मर्दों को फौज और हथियारों की ओर स्वाभाविक आकर्षण होता है। मौजूदा सोल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि हथियारों की ताकत अकल्पनीय हो गई थी। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली सोल मास्टर्स भी ऐसे सोल वेपन्स के सामने सीधा खड़े होने की हिम्मत नहीं करते थे, जो आसमान और धरती दोनों को हिला सकते थे। मजबूत सेना और फेडरेशन, यही सब कुछ सुरक्षित रखने की गारंटी थे। पूरे डुलो फेडरेशन में 6 बड़े सैन्य क्षेत्रों में 20 लाख स्थायी सैनिक तैनात थे। नॉर्थ सी आर्मी कोर उत्तर पूर्वी सैन्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था और वहां के 3 आर्मी कोर में यह सबसे ताकतवर एयरफोर्स और नेवी वाला कॉर्पस था। चलो, उधर चलते हैं। सब लोग सामान्य रहना। तंग वुलिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बाकी सब उसके पीछे चल दिए। उनके शरीर पर सिर्फ ये कुछ साधारण सोल स्टोरेज टूल्स थे। यूएनएनयूई के टूटे फूटे विशाल हथौड़े भी उसके सोल स्टोरेज टूल में रखे थे। वे अभी मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचे भी नहीं थे कि गश्ती सैनिकों की एक टुकड़ी ने उन्हें रोक लिया। रुको, यह प्रतिबंधित सैन्य क्षेत्र है, दूर रहो। गश्ती सैनिक गाड़ी लेकर उनके पास आ गए। साफ था कि बेस को उनकी मौजूदगी का पहले से ही पता चल चुका था। टैंग वुलिन 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, नमस्ते। हम श्रेक एकेडमी के छात्र हैं और एक टेस्टिंग मिशन पर हैं। एकेडमी ने हमें आपके सम्मानित आर्मी कॉर्प्स के साथ ट्रेनिंग लेने के लिए भेजा है। कृपया थोड़ी देर के लिए इस सूचना को आगे पहुंचा दीजिए।
श्रेक एकेडमी कश्ती सैनिक की भौहें तन गई। हमें ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। टैंग वुलिन ने बेबस सी मुस्कान के साथ कंधे उचकाए। अगर पहले से सूचना होती तो ये टेस्ट ही नहीं कहलाता। सच ये है कि एकेडमी चाहती थी कि हम यहाँ ट्रेनिंग लें, लेकिन हमें कोई मदद नहीं दी गई। हमें खुद ही रास्ता निकालना था। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए सीधे यहाँ आकर पूछने का फैसला किया। सैनिक ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम सब सच में श्रेक एकेडमी से हो? इसका सबूत क्या है? टैंग वुलिन मुस्कुराया। सबूत? वो तो बहुत आसान है। कहते हुए उसने अपने साथियों की ओर इशारा किया। अगले ही पल सातों ने एक साथ अपने मार्शल सोल रिलीज कर दी। सातों के मार्शल सोल एक साथ बाहर आते ही चमकते हुए सोल रिंग्स हवा में खिल उठे। यह नजारा साधारण सैनिकों के लिए बेहद चौंकाने वाला था। पेट्रोल कार में बैठे सैनिकों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी के पास पांच पांच सोल रिंग्स थे। टैंग वुलिन सबसे आगे खड़ा था। उसके पीछे तीन लोगों की पंक्ति थी। बीच में शुशाओयान, उसके दोनों ओर युआनन येहुई और ये शिंगलन। सबसे पीछे तीन और थे। बीच में शुलिजी और दोनों ओर युए जंगयू और शेषे। भले ही वे लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आदतन उनकी बैटल फॉर्मेशन पूरी तरह सधी हुई थी। खासकर इविल सोल मास्टर्स के साथ पिछली मुठभेड़ में उनकी निष्क्रियता के बाद रास्ते भर वे अपनी कमियों पर चर्चा करते आए थे। टैंग वुलिन के शरीर पर तीन पर्पल, एक ब्लैक और एक हरा सोल रिंग चमक रहा था। असल में वह हरा नहीं बल्कि ग्रीन गोल्ड सोल रिंग था। सैनिक भले ही सोल मास्टर्स न हो, लेकिन टैंग वुलिन के उस सोल रिंग को देखकर वे स्तब्ध रह गए। बाकी श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में किसी का भी सोल रिंग पर्पल से नीचे नहीं था। यह अपने आप में सब कुछ बता रहा था। साथ पांच सोल रिंग वाले सोल किंग्स और उम्र मुश्किल से 20 साल के आसपास। पेट्रोल कार के सैनिक भी लगभग उसी उम्र के थे। ईर्ष्या, प्रशंसा और हैरानी, कई भाव एक साथ उनके दिलों में उमड़ पड़े। हम सब हमउम्र हैं, फिर इतना बड़ा अंतर कैसे? पेट्रोल टीम का प्रभारी सैनिक गला साफ करता हुआ शांत हुआ और अपने मिलिट्री सोल कम्युनिकेटर को उठाकर एक बटन दबाया। यह कम्युनिकेटर आम नागरिकों वाले से बिल्कुल अलग था। इसमें डायल करने की कोई सुविधा नहीं थी। हर बटन एक तय लाइन से जुड़ा था। बटन दबाते ही सामने से कॉल उठ गई। रिपोर्ट, 7 संदिग्ध व्यक्ति मिले हैं जो खुद को श्रेक एकेडमी के छात्र बता रहे हैं और ट्रेनिंग के लिए बेस में प्रवेश चाहते हैं। सातों 5 सोल रिंग वाले सोल किंग हैं। उम्र लगभग 20 साल। निर्देश की प्रतीक्षा है। थोड़ी देर सुनने के बाद वह बोला, यस सर। उसने कम्युनिकेटर बंद किया और टैंग वुलिन के समूह को अजीब नजर से देखा। फिर बोला, कृपया यहीं थोड़ी देर रुकिए, अभी एक गाड़ी आपको लेने आ रही है। टांग वुलिन के सातों साथियों के चेहरों पर एक साथ मुस्कान फैल गई। गाड़ी आ रही थी उन्हें लेने। इसका मतलब साफ था कि वे सही रास्ते पर थे। उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला था कि नॉर्थ सी आर्मी कोर्प्स के बेस के अंदर श्रेक एकेडमी का कोई ना कोई जरूर होगा। आखिर श्रेक एकेडमी ने पूरे महाद्वीप में अहम भूमिका निभाई थी और उसके इनर कोर्ट के छात्र जहां भी जाते वहां उनकी भारी मांग रहती थी। ज्यादा देर नहीं लगी, एक और सैन्य वाहन आकर रुका। इस बार उसमें कोई गश्ती सैनिक नहीं था। टेंगुलिन और उसके 6 साथी उस गाड़ी में बैठ गए, जबकि पहले वाली पेट्रोल कार पीछे पीछे चलती हुई नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प्स के बेस की ओर बढ़ गई। टेंगुलिन ने धीमी आवाज में कहा, जैसे हालात आए खुद को ढालते जाना। हमारा असली मकसद है यहाँ कुछ समय टिके रहना, ताकि आर्मी कोर्स में किसी ऐसे सीनियर से संपर्क कर सकें जिसके पास अधिकार हो। अगर बात शांति से बन जाए तो हमें जबरदस्ती कुछ उधार लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये शिंगलान ने सहमति में सिर हिलाया। किसी भी हालत में हमें अलग नहीं होना है। जब तक हम साथ हैं तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। टेंगुलिन ने भी हल्के से सिर हिला दिया। नॉर्थ सी आर्मी कोर का बेस सच में अविश्वसनीय रूप से विशाल था। बाहर से उसकी भव्यता दिख जाती थी, लेकिन अंदर आने के बाद ही उसकी असली विशालता का एहसास होता था। गाड़ी उन्हें लगभग 20 मिनट तक अंदर घुमाती रही, फिर जाकर रुकी। सामने एक ऐसा भवन था जो देखने में साधारण लगता था, लेकिन आकार में बेहद विशाल था। दरवाजे पर खड़े एक अकेले सैनिक ने हाथ के इशारे से उन्हें अंदर आने का संकेत दिया। टैंग वुलिन और उसके साथी अपनी बैटल फॉर्मेशन बनाए रखते हुए अंदर दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही टैंग वुलिन की भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। यह जगह किसी गोदाम जैसी लग रही थी, लेकिन चारों ओर अजीब अजीब धातु के उपकरण भरे पड़े थे, जिनमें से ज्यादातर को वे पहचान ही नहीं पा रहे थे। उसी समय एक सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक का सैन्य अधिकारी उनकी ओर आया। तुम सब श्रेक एकेडमी से हो? तुम्हारे पास पहचान का कोई सबूत है? टैंग बुलिन ने तुरंत अपने बनाए हुए बैज निकाले और अधिकारी को थमा दिए। अधिकारी ने बस एक नजर डाली, ठीक से जांच भी नहीं की और बैज वापस करते हुए बोला, मेरे पीछे आओ।
कहते हुए वह अंदर की ओर चल पड़ा। टैंग वुलिन और बाकी लोग अपने सफल छल से हौसला पाकर बेझिझक उसके पीछे चल दिए। चलते चलते वे उत्सुक नजरों से चारों ओर देखते जा रहे थे। गोदाम में रखे उपकरण बेहद उन्नत लग रहे थे। थोड़ी ही दूर पर उन्हें विशाल सोल कैनन दिखाई दिए। चांदी जैसे चमकते उनके बैरल इतने बड़े थे कि उनमें कोई सोल पावर भरी न होने के बावजूद उनसे निकलती घातक आभा साफ महसूस हो रही थी। करीब 100 मीटर और आगे बढ़ने के बाद वे एक और बड़े खुले स्थान में पहुंचे। वहां पहले से ही एक और सैन्य अधिकारी उनका इंतजार कर रहा था। नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प्स की वर्दी गहरे नीले रंग की थी। उसकी साफ सुथरी वर्दी उसके सुडौल शरीर और आकर्षक चेहरे पर खूब जच रही थी। कंधे पर 2 रिंग और बीच में एक सिल्वर स्टार था, जो मेजर रैंक का संकेत था। वह 30 से कुछ ऊपर की उम्र का, लंबा चौड़ा और शांत मुस्कान वाला व्यक्ति था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, श्रेक एकेडमी के विशेषाधिकार प्राप्त बच्चों, नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प्स में तुम्हारा स्वागत है। तंग वूलिन का दिल जोर से धड़क उठा। वह जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, नमस्ते सर, हमारे अचानक यहाँ आने के लिए क्षमा चाहते हैं। आपको परेशानी देने के लिए माफ कीजिए। फिर उसने वही कहानी सुनाई जो उसने पहले से सोच रखी थी, कि वे अकेडमी द्वारा दिए गए टेस्टिंग मिशन को पूरा करने के लिए कुछ समय नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प के साथ विशेष प्रशिक्षण लेना चाहते हैं। काफी सोच विचार के बाद हमें लगा कि हमें तुरंत यहाँ आना चाहिए, इस उम्मीद में कि नॉर्थ सी आर्मी कोर हमें स्वीकार कर ले। टैंगुलिन मुस्कुराते हुए बोला। उसकी मुस्कान में एक अलग ही अपनापन था। गोल्डन ड्रैगन किंग ब्लडलाइन की आभा को समेट लेने के बाद वह और भी सौम्य और भरोसेमंद लग रहा था। मेजर ने भी सिर हिलाते हुए मुस्कान बनाए रखी। मैं समझता हूं, लेकिन छोटे भाई, क्या तुमने एक बात पर गौर किया है? अगर श्रेक एकेडमी ने हमारे नॉर्थ सी आर्मी कोर्प को तुम्हारे टेस्ट की जगह चुना है, तो इस टेस्ट की असली मुश्किल क्या है? टैंगुलिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने यह पूरी कहानी इसलिए घड़ी थी क्योंकि वह असली मकसद तब तक नहीं बता सकता था जब तक सामने वाला उनकी मदद के लिए तैयार न हो जाए। आपका मतलब? टैंगुलिन ने उलझन में पूछा। मेजर मुस्कुराता रहा। श्रेक एकेडमी के हर पाठ के पीछे एक मकसद होता है। सच यह है कि तुम लोग यहाँ आने वाले पहले छात्र नहीं हो। तुमसे पहले भी हर कुछ साल में एकेडमी के लोग यहाँ आते रहे हैं। बस ज्यादातर लोग तुम्हारी तरह सीधे दरवाजा खटखटाने नहीं आते। आमतौर पर वे चुपके से समुद्र पार करने की कोशिश करते हैं। कुछ तो हमारे विमानों में घुसने की भी कोशिश कर चुके हैं। ज्यादातर ने वही तरीके अपनाए। लेकिन तुम लोग इस तरह खुलेआम अंदर आना, यह मेरे लिए भी पहली बार है। मुझे कहना पड़ेगा, तुम अपने सीनियर से भी ज्यादा साहसी और आत्मविश्वासी हो। ये शब्द सुनकर टैंग वुलिन का दिल डूब गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने एक बड़ी भूल कर दी है। अगर वे पहले नहीं थे, तो उनसे पहले आए लोग भी श्रेक एकेडमी के इनर कोर्ट के सीनियर्स ही रहे होंगे। वे इस सैन्य प्रशिक्षण के इतिहास से अनजान थे, लेकिन इतना तय था कि एल्डर कै की पीढ़ी भी यह सब झेल चुकी थी। अगर लक्ष्य वही था, तो वे सीनियर्स इस कड़े पहरे वाले समुद्री क्षेत्र को पार कैसे कर पाए थे? और उन्होंने समय सीमा में गोल्ड पाथ भी पार किया था, तो क्या वह सीधे किसी जाल में कदम रख चुका था? ये शिंगलान की भौहें हल्के से तन गईं। टंगुलीन ने अनजाने में अपने हाथ फैला दिए, जैसे साथियों को पीछे सुरक्षित कर रहा हो। सीनियर ऑफिसर, आप हमसे क्या चाहते हैं? तंगवुलिन ने शांत स्वर में पूछा। उसे समझ आ गया था कि आवेग में कुछ करना हालात और बिगाड़ देगा। यह आदमी इतने आत्मविश्वास के साथ उनके सामने खड़ा था, जबकि उसे पता था कि वे सातों सोल किंग हैं। जरूर उसने पूरी तैयारी कर रखी होगी। उसी पल टैंग वुलिन ने तेजी से कई अनुमान लगाए। उसे एहसास हुआ कि सामने वाला सिर्फ एक ही बात नहीं जानता, कि वे मौजूदा पीढ़ी के श्रेक 7 मॉन्स्टर्स हैं। यही अब उनका इकलौता राज था। मेजर बोला, काबिले तारीफ है, इतनी उम्र में दबाव में भी शांत रहना आसान नहीं होता। सच कहूं तो इसमें तुम्हारी एकेडमी की गलती ज्यादा है। हमें पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि श्रेक एकेडमी के 7 छात्र यहां आने वाले हैं और उनका लक्ष्य डीमन आइलैंड है। लेकिन तुम समझते हो ना, हमारी रक्षा रेखा को पार करना असंभव है। फेडरेशन के नागरिकों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी को भी समुद्र के पास नहीं जाने दे सकते। तुम्हारी एकेडमी के दिए गए समय के अनुसार तुम्हें 15 दिनों के भीतर डीमन आइलैंड पहुंचना होगा, वरना मिशन असफल माना जाएगा और उसके गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए हम बस इतना करेंगे कि तुम्हें 10 दिनों तक बेस में कैद रखेंगे। 15 दिन की सीमा अपने आप पार हो जाएगी और फिर तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। टैंक वुलिन के माथे पर मानो 3 काली रेखाएं खिंच गईं। अकेडमी ने तो उन्हें पूरी तरह फंसा दिया था। यहां तक कि उनके मिशन की समय सीमा भी नॉर्थ सी आर्मी कोर्प को बता दी गई थी। यह तो सरासर, क्या वे सच में अकेले पूरे आर्मी कोर्प से भिड़ सकते थे?
मेजर मुस्कुराते हुए बोला, तुम लोगों का शांत रहना सच में समझदारी भरा फैसला है। अगर तुम मुझ पर हमला करते तो यह फेडरेशन की सेना पर सीधा हमला माना जाता। तब सैन्य नियमों के अनुसार चाहे मैं न भी चाहूं, मुझे तुम्हें मारने का आदेश देना पड़ सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हें कुछ समय के लिए कैद कर रहा हूं, तो अब बिना विरोध के आत्मसमर्पण कर दो। बिना विरोध के आत्मसमर्पण? युए जंगयू ने ठंडी हंसी के साथ कहा। मेजर ने नजर घुमाते हुए कहा, विरोध करना चाहते हो तो करके देख लो, जरा अपने आसपास देखो। टैंग उलीन ने देखने की जरूरत ही नहीं समझी। उसे पहले से ही महसूस हो रहा था कि गोदाम के चारों ओर से धातु के लंबे बैरल धीरे धीरे बाहर निकलकर उनकी ओर तान दिए गए हैं। उन्हें उन हथियारों की असली क्षमता का अंदाजा नहीं था, लेकिन उनका आकार और लंबाई ही उनकी घातकता बयां कर रहे थे। टैंग उलीन ने गंभीर स्वर में कहा, कोई हिलेगा नहीं। मेजर मुस्कुराया। आओ, इन्हें सोल सील हथकड़ियां पहनाओ। पीछे से सैनिक दौड़ते हुए आए। उनके हाथों में धातु के चौकोर डिब्बे थे, करीब 1 फुट चौड़े और आधा फुट ऊंचे। मेजर बोला, अब भी मौका है, अगर विरोध करना चाहो तो। टैंग वुलीन ने गहरी सांस ली और उदास स्वर में कहा, मुझे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एकेडमी सच में बहुत चालाक है, फिर भी यह हमारे लिए एक गहरा सबक है। कम से कम यह यात्रा बेकार नहीं गई। हम हार गए, लेकिन अगली बार वही गलती नहीं करेंगे। कोई भी विरोध नहीं करेगा, जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो। आगे हमें ज्यादा समझदारी से काम लेना होगा। ये कहते हुए उसने खुद ही अपने हाथ ऊपर उठा दिए। एक सैनिक ने धातु का डिब्बा उसके हाथों पर रखा। वह तुरंत खुला और झटके से बंद हो गया। टैंगवुलिन की कलाई उसके अंदर जकड़ गई। अगले ही पल तेज सुन्नता उसकी कलाई से पूरे शरीर में फैल गई। उसका शरीर झटके से कांप उठा। उसकी सोल पावर पूरी तरह सील हो गई। उसे उसका जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। आखिरकार टांग वुलिन के आदेश का पालन करते हुए उसके बाकी साथी भी एक एक कर सोल सील हथकड़ियों में जकड़ दिए गए। तू शौयान के चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये ये तो बहुत बुरा हो गया कैप्टन। अब हम क्या करेंगे? उसकी आवाज कांप रही थी। डर साफ महसूस हो रहा था। टैंग वुलिन ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बार टेस्ट मिशन छोड़ देना ही सही रहेगा और वापस जाकर सजा स्वीकार कर लेंगे। चिंता मत करो, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। नॉर्थ सी आर्मी कोर्प्स हमें रोक सकता है, लेकिन हमारे साथ कुछ कर नहीं सकता। आखिर एकेडमी को पता है कि हम यहां हैं और हमने न तो हमला किया है, न ही कुछ चुराया है। मेजर मुस्कुराया। इसलिए मैंने कहा था कि तुम लोगों ने सही फैसला लिया है। इन्हें ले जाओ और हिरासत में डाल दो। वैसे, उसने हल्के से जोड़ा, मैं इंपीरियल सन मून सोल मास्टर एकेडमी से ग्रेजुएट हूं और नॉर्थ सी आर्मी कोर्प के ज्यादातर उच्च अधिकारी वहीं से निकले हैं। इसी वजह से हमें श्रेक एकेडमी से हमेशा नफरत रही है। तुम्हें उम्मीद नहीं रही होगी कि उत्तर पूर्व में स्थित इस आर्मी कोर के उच्च अधिकारी दूर पश्चिम की इंपीरियल सन मून सोल मास्टर एकेडमी से होंगे। तुम लोग जानते हो ना, दोनों एकेडमीज के बीच का रिश्ता कैसा है? क्या वे यह नहीं जानते थे? टंग वुलिन को इंपीरियल सन मून सोल मास्टर एकेडमी जाते समय की वो परेशानी याद आ गई जब वह अपने साथियों को लेकर मुसीबत में फंस गया था। टैंग वुलिन ने सिर झुका लिया। उसका चेहरा बेहद अप्रसन्न था, मानो वह यह मान चुका हो कि वे किसी चोरों की मांद में खुद ही घुस आए हों। मेजर आगे बोला, नाटक बंद करो। मुझे श्रेक एकेडमी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें देखकर साफ है कि तुम सब इनर कोर्ट के छात्र हो, 5 सोल रिंग कल्टीवेशन वाले, और यकीनन तुम सब वन वर्ड बैटल आर्मर मास्टर्स भी हो। फिक्र मत करो, मैं कोई नरमी नहीं दिखाने वाला। चाहे जितना अभिनय कर लो, मुझे कोई दया नहीं आएगी। एहतियात के तौर पर इन सबको स्प्लिट सील हेलमेट पहना दो। अगले 10 दिन यहां चैन की नींद सोना। मैं वादा करता हूं 10 दिन बाद तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। शायद तब तक तुम बहुत भूखे हो जाओगे, लेकिन मरोगे नहीं। टैंग वुलिन बेबस होकर देखता रहा। सैनिक हेलमेट लेकर उनकी ओर बढ़ रहे थे। तभी उसने अचानक सिर उठाया। उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम आह। हेलमेट उसके सिर पर चढ़ा दिया गया। एक तीव्र चुंबकीय क्षेत्र ने पल भर में उसके दिमाग को जकड़ लिया। टैंग वुलिन का शरीर ढहकर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सभी की सोल पावर पहले ही सील थी, इसलिए विरोध का कोई सवाल ही नहीं था। एक एक कर उनके सिरों पर भी हेलमेट लगाए गए और वे सभी बेहोश होकर जमीन पर गिरते चले गए। मेजर ने कंधे उचकाए। शुरू से ही ऐसा होना चाहिए था। श्रेक एकेडमी के छात्र बहुत चालाक होते हैं, इसलिए मैं उन्हें कोई मौका नहीं देने वाला। स्पिरिट सील हेलमेट खास तौर पर अपराधियों के लिए बनाया गया है, जो स्पिरिचुअल सी को सील कर देता है। अच्छे से सोना। देखते हैं इस घटना के बाद श्रेक एकेडमी तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती है। शायद तुम्हें निकाल ही दे। मुझे दोष मत देना, अपनी एकेडमी को दोष देना जो इतनी निर्दयी है। इन्हें सॉलिटरी रूम में डाल दो, 10 दिन बाद छोड़ देना।
सैनिक तेजी से आगे आए। श्रेक 7 मॉन्स्टर्स में से हर एक को दो दो सैनिक पकड़कर सॉलिटरी रूम की ओर ले गए। मेजर ने ठुड्डी पर हाथ रखकर कुछ पल सोचा, फिर गंभीर आवाज में बोला, स्पेशल एक्शन यूनिट को भेजो, बेस के आसपास तलाशी लो, रडार से जांच करो कि कहीं इनके और साथी बाहर छिपे तो नहीं हैं, खासकर मेछास की जांच करना। यस मेजर। मेजर की आंखें संकरी हो गईं। वह हमेशा से बेहद सतर्क और बारीकियों पर ध्यान देने वाला इंसान था। कोई भी छोटी सी बात उससे छूटती नहीं थी। अंधेरा सॉलिटरी रूम सैनिकों के लिए हमेशा से सबसे डरावनी जगह रहा था। वह सिर्फ 2 फुट ऊंचा कमरा था। न वहां बैठा जा सकता था, न सीधा खड़ा हुआ जा सकता था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, रोशनी की एक किरण तक नहीं। खाने के लिए बस एक छोटा सा छेद था। सबसे भयानक बात थी उस कमरे की घुटन। कोई साधारण इंसान अगर 7 दिन भी उसमें रह जाए तो यह बहुत बड़ी बात मानी जाती। लंबे समय तक अंधेरी बंद जगह में रहने से इंसान का दिमाग टूट जाता। टैंगुलिन और उसके साथी हथकड़ियों और हेलमेट में जकड़े उस अंधेरे कमरे में चुपचाप पड़े थे। पता नहीं कितना समय बीत गया, तभी अंधेरे में 2 हाथ धीरे धीरे हिले। उन्होंने एक हेलमेट के दोनों किनारों को थामा और सावधानी से उसे खोलने लगे। बिना चाबी या इलेक्ट्रॉनिक पासकोड के वे हेलमेट खुल नहीं सकता था, लेकिन उन हाथों ने जबरदस्ती उसे उखाड़ दिया। हाथ हथकड़ियों में जकड़े थे, इसलिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ ही देर बाद धातु की हथकड़ियां चकनाचूर हो गईं। अगले ही पल हेलमेट ऊपर उठा लिया गया। वह अपनी कलाई मलते हुए खड़ा हुआ। उसकी आंखों से हल्की बैंगनी रोशनी झलक रही थी और शरीर में सोल पावर धीरे धीरे लौट रही थी। वह तंगवुलिन ही था। उसने आसपास देखा। उसके सभी साथी वहीं थे। उसने राहत की सांस ली। थोड़ी देर रुककर उसने शेशिए की हथकड़ी और हेलमेट खोलना शुरू किया। जैसे ही शेशिए होश में आया, टैंगवुलिन ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। कुछ पलों बाद शेशिए का शरीर हल्के से कांपा। टैंगवुलिन ने फुसफुसाकर कहा, कुछ मत बोलो, शांत रहो। केशे ने तुरंत हालात समझ लिए। उसकी सोल पावर और स्पिरिट तेजी से लौटने लगी। टैंगवुलिन ने एक एक कर बाकी साथियों की हथकड़ियां और हेलमेट भी खोल दिए। उसका स्पिरिचुअल सी हेलमेट से प्रभावित क्यों नहीं हुआ? असल में इसमें कोई रहस्य नहीं था। सोल सील हथकड़ी सोल पावर को सील कर सकती थी, यह सच था। किसी और ताकतवर सोल मास्टर के साथ भी यही होता। लेकिन टैंगवुलिन के पास उसकी शक्तिशाली ब्लड एसेंस पावर थी। उसने तुरंत अपनी ब्लड एसेंस को सिर की ओर प्रवाहित किया और एक सुरक्षात्मक परत बना ली। अगर मेजर यह देख पाता तो उसे यकीन हो जाता कि वह टैंगवुलिन की शक्ति को पूरी तरह सील ही नहीं कर पाया था। उस समय टैंगवुलिन के चेहरे पर गोल्डन ड्रैगन का पैटर्न उभर आया था। ब्लड एसेंस की इस ढाल ने स्पिरिट सील हेलमेट के असर को बेकार कर दिया। इसके बाद बाकी सब आसान था। बाहर का माहौल शांत होते ही टैंगवुलिन ने खुद को और अपने साथियों को आजाद कर लिया। एकेडमी सच में बहुत चालाक है, सीजे धीमे स्वर में बोला। बाकी सभी गहरी सांसें ले रहे थे। नॉर्थ सी सिटी को चुनना एकेडमी का सोचा समझा फैसला था। नॉर्थ सी आर्मी कॉर्प ने जानबूझकर उन्हें यहां रोका ताकि वे फंस जाएं। जो भी सैन्य प्रशिक्षण समझता था, वह इस हालात को देखकर दया ही करता। आइलैंड तक पहुंचे बिना ही वे इस जाल में फंस चुके थे। छोड़ो, टंगवुलिन ने कहा। अब उन्हें कोसने का कोई फायदा नहीं। कम से कम हमारी हालत सबसे बुरी नहीं है। हम अभी भी बेस के अंदर हैं। चेशे, अपना क्लोन भेजकर बाहर की स्थिति जांचो। कहते हुए वह लुढ़ककर सॉलिटरी रूम के दरवाजे तक पहुंचा। वह छोटा सा दरवाजा भारी ताले से बंद था। टैंगवुलिन ने आंखें मूंद कर बाहर की स्थिति को स्पिरिट से महसूस किया। बाहर कोई पहरेदार नहीं था। शायद उन्हें सोल सील हथकड़ियों और स्पिरिट सील हेलमेट पर पूरा भरोसा था। फिर भी टैंगवुलिन ने जल्दबाजी नहीं की। वह मुड़ा और जेशे से बोला, तुम्हारा क्लोन बाहर बेहद सावधानी से काम करे, बस सोल एयरप्लेन की जगह पता करनी है। बेस में बहुत सारे सुरक्षा इंतजाम होंगे। थर्मोग्राफिक उपकरण तुम्हें नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन एनर्जी एनालाइजर पकड़ सकता है। अगर पकड़े जाने का खतरा लगे तो तुरंत क्लोन को खत्म कर देना। वे हम पर शक नहीं करेंगे। जितनी जरूरी जानकारी मिल सके लेकर लौटना। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। चिगे ने सिर हिलाया। टैंगवुलिन ने दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन दरवाजा खोलने की कोशिश नहीं की। वह सॉलिटरी रूम की दीवार की ओर गया। ये वेंटिलेशन शाफ्ट है, मैं इसका कवर हटा रहा हूं। मैंने स्पिरिट से जांच लिया है, ये इतना छोटा है कि कोई इंसान इसमें से नहीं निकल सकता। लेकिन तुम्हारा क्लोन आसानी से निकल जाएगा। टीजे मुस्कुराया। कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने एनर्जी फॉर्म क्लोन को इतना छोटा कर सकता हूं कि वह हाथ की मोटाई जितनी जगह से भी निकल जाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।